नहीं, मुस्लिम अक़लियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप। हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगरों का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा। मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आ गई, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हमने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई 1810-20 में शुरू की, जब ये संघ परिवार के लट लेकर फिराने वाले नहीं थे। हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आजाद के बारे में यह कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। जब मुल्क के दो टुकड़े किए जा रहे थे तो ये बार बार जो ताकतें और तंजीमें इस मुल्क की सेकुलरिज्म के दुश्मन रही है, वो तंजीमें जो इस मुल्क की आज़ादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ, तुम लोग इस देश को छोड़ के चले जाओ। आप और हम सुनते हैं इन लोगों की जबानों से। तो जब मुल्क का विभाजन हो रहा था, बल्कि उससे पहले मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर थे, मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जिसको उन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इसको छापना चाहिए, उस किताब में मौलाना आजाद लिखते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं ये समझ रहा था कि उस वक्त अंग्रेजों से जमाने में एक कैबिनेट प्लान मंजूर हुआ था कि कांग्रेस पार्टी उसको मंजूर करेगी, और मंजूर हो गया था। जब नेहरू कांग्रेस के सदर बने, पहले तो मौलाना आजाद को जब उन्होंने एक बयान दिया था इस बारे में, तो उनको मजबूर कर कर कांग्रेस की सदारत से हटाया गया। और फिर उसके बाद मैं आपको तारीख का हवाला देकर कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा कि अब अगर किसी मुसलमान को सदर बनाना है तो ऐसे आदमी को बनाओ जो हमारी बात को सुनता है। मौलाना आजाद नेहरू के उस बयान पर नाराज हुए कि कैबिनेट प्लान को नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मौलाना आजाद ने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बुलाओ। जब वर्किंग कमेटी में ये बात मौलाना आजाद ने कही कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो, ये तो पार्टी का फैसला था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो, ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो जाएगी, शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि एक पार्टी के सदर की बात को तुम लोग रद्द कर रहे हो। फिर उसके बाद जब मुल्क के दो टुकड़े होने जा रहे थे, तो मौलाना आजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दौड़ा नेहरू के पास, नाउम्मीद हो गया। मैं दौड़ा गांधी के पास, नाउम्मीद हो गया। मौलाना आजाद ने कहा कि मैं तकलीफ में था कि मुल्क के क्यों दो टुकड़े किए जा रहे हैं। मुल्क के दो टुकड़े हो गए। जब संविधान बनाने की बात आई और जब संविधान बनाने की उस कमेटी में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात आई, तो मौलाना आजाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब मैं और मौलाना हिफ्जुर रहमान मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते, तो पटेल मुसलमानों से तजम्मुल साहब होते थे और एक मोहतरमा होती थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सरदार पटेल इन दोनों को बोलते, उठो जवाब दो आजाद का और हिफ्जुर रहमान साहब का। और वो लोग खड़े होकर क्या बोलते, आजाद देश के हित में बात करो, देश के हित में नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। आजाद बोलते थे कि कम से कम रिजर्वेशन दे दो। तो आजाद की बात नहीं सुनी गई मौलाना आजाद की, और मौलाना आजाद ने तारीखी जुमला कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई।
मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में कई मर्तबा जेल में थे। ये आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे। मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने, 9-9 महीने, एक नहीं सैकड़ों मर्तबा जेल को गए। वो शख्स को ये कहा गया, तजम्मुल को उठाया गया, कोई मोहतरमा को उठाया गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। आज क्या होता है, आज अगर कोई मुसलमानों के लिए संविधान के दायरे में कोई बात करता है तो जिस तरह वहां पर तजम्मुल को उठाया गया था, ऐसे कई लोगों को उठाया जाता है। ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, इसकी बात का यकीन मत करो। फिर मौलाना आजाद एजुकेशन के मिनिस्टर बन गए, तो एजुकेशन के मिनिस्टर जब वो बन गए, रिजर्वेशन की एक कमेटी थी, उसमें उस वक्त के नाम निहाद मुसलमानों को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। और जब आरक्षण की बात आई तो कोई भी मुसलमान उस कमेटी में मुंह नहीं खोला, कोई मुंह नहीं खोला। ये मैं कहां से कह रहा हूं, के मुंशी के कागजात पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मौलाना आजाद 1 साल तक पार्लियामेंट में तकरीर ही नहीं किए, 1 साल तक तकरीर ही नहीं की मौलाना आजाद पार्लियामेंट में, एजुकेशन मिनिस्टर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मुंबई की एक तारीखी शख्सियत जो आज नहीं है हमारे दरमियान में, जिनको मैं बहुत चाहता था, बहुत करीब था उनसे मैं, अब्दुल गफूर नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब्दुल गफूर नूरानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन मैगजीन में, जिसका खत उन्होंने छापा था कि सरदार पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा कि अब भारत की नई मिनिस्ट्री बन रही है, उसमें आजाद को मिनिस्टर ना बनाया जाए। मेरे भाई, ये जो तकालीफ हम आज उठा रहे हैं ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री हम हैं, जरूर हैं। हमने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई 1810-20 में शुरू की, जब ये संघ परिवार के लट लेकर फिराने वाले नहीं थे। हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आजाद के बारे में यह कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान को लोग बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलता, अरे कड़वा नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज सब बोल रहे मौलाना आजाद ऐसे थे, मौलाना आजाद वैसे थे। मौलाना आजाद ने को कहा गया कि आप जाकर रामपुर में इलेक्शन लड़ो। मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्होंने कहा क्यों? वहां ज्यादा मुसलमान है, आप जीत जाएंगे। ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का, हम 2024 में, यही हाल है नहीं? ये बताओ मेरे को आप, यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अकलियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं, छोड़ो, सियासत छोड़ो, लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादत गाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी ताकत से है, सियासी नुमाइंदगी से है। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादत गाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शनाख्त बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ, जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं, ये बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग बोलते नहीं नहीं, मुस्लिम अकलियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप।
हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगरों का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा। मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आ गई, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते हैं अंग्रेजी में। मेरे भाई, सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है, और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है पूरे भारत की जमहूरियत में। इसीलिए नफरत करते हैं, इसीलिए पसंद नहीं करते। अरे वो आजाद के बारे में तुमने क्या किया, जिसको नेहरू बोलते थे ये हमारे अमीर कारवान है, और उसी अमीर कारवान को कांग्रेस की सदारत से हटा दिए। अमीर कारवान बोलते थे जवाहरलाल नेहरू। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, मगर आजाद से ये कर दिए। अब मोदी का जमाना है, ये वो वजीर आजम है, और भी ऐसे दुम छल्ले हैं जो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। याद रखो, जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। आज हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको आज देना चाह रहा था, मौलाना आजाद की यौम पैदाइश को सामने रखकर। मौलाना आजाद की बहुत सी बातें हैं, जब किसी और वक्त में इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, मगर इतना तो बोलूंगा कि सियासी लीडरशिप को बनाओ। मौलाना आजाद को लोग मजबूर कर दिए थे। सरजमीन दक्कन पर पुलिस एक्शन हुआ। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, नेहरू लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। सुंदरलाल ने लिखा कि हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ तो 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, और यही कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आजाद को मजबूर कर दिया बोलने के लिए, हां ये तो एक्शन का रिएक्शन है। आपको मालूम, कभी आपने पढ़ा कि 1950 और 60 के दहे में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को भारत से निकालकर फेंक दिया गया था? तुमने पढ़ा कहीं पर? तुमको कोई नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं कब हुआ था ये। श्रीनगर में हजरत बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का एक वहां पर एक हादसा हो गया था। पूरे मुल्क में तूफान उठा तो 8 लाख को बाहर कर दिया गया। किसने निकाल दिया था? आसाम से जाओ डिटेंशन सेंटर में डालो इनको, बाद में नेहरू को वापस लेना पड़ा। अरे तारीख हम पढ़ते हैं। अगर हमारी जबान कड़वी है तो तुम्हारे जुल्म की वजह से है। अगर हम कहते हैं कि आपकी सियासी लीडरशिप होना इसलिए कि हमारे बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा, आज अगर फैयाज जीतेगा इंशाअल्लाह ताला तो वो आज के लिए नहीं है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल अच्छा होगा। जो तकालीफ हम और फैयाज साहब और हमारे बुजुर्ग उठाए, कम से कम ये आने वाला जनरेशन, ये नस्ल उस तकालीफ को नहीं उठाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग